हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। मैं हूं गोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं थर्मोडायनेमिक्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है यूजफुल वर्क का जो टॉपिक था वो कवर कर लिया था। ठीक है, हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है कि यूजफुल वर्क हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं, किस तरह से उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंट केसेस में किस तरह से यूजफुल वर्क को हम लोग स्टडी करते हैं, सब चीजें हम देख चुके हैं। ठीक है, देन हम लोगों ने जो इरिवर्सिबिलिटी है उसके बारे में भी समझ लिया था, हमने एक्चुअल वर्क के बारे में भी समझ लिया था। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन। ठीक है, एंट्रोपी जनरेशन के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एंट्रोपी जनरेशन आप चाहें तो आप लोग एंट्रोपी जो आपका मॉड्यूल था उसके बाद भी कवर कर सकते हैं। ये जो वीडियो है, अगर आप अभी एंट्रोपी पढ़ रहे हैं तो इन दैट केस आप एंट्रोपी कवर करने के बाद भी एंट्रोपी जनरेशन पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा अप्रोच ये रहता है कि जो एंट्रोपी जनरेशन का टॉपिक है उसका मेजरली यूज होता है हमको इरिवर्सिबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पर डायरेक्टली प्लॉट होते हैं जहां पर आपको पूछेगा क्वेश्चन में कि आपको एंट्रोपी जनरेशन किसी गिवन प्रोसेस के लिए फाइंड आउट करना है, तो दोनों जगह उसका यूज होता है। ठीक है, स्पेसिफिकली एंट्रोपी जनरेशन निकालने के लिए भी यूज होता है और उसके बाद इरिवर्सिबिलिटी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो आपको दोनों केसेस में इंप्लीमेंटेशन इसका आना चाहिए, तो मैंने उसको इसलिए इस मॉड्यूल में रखा है ताकि आपका इरिवर्सिबिलिटी का साथ ही साथ जो स्पेसिफिक टॉपिक है एंट्रोपी जनरेशन का या एंट्रोपी प्रोडक्शन का, दोनों आपका कवर हो जाए। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एंट्रोपी ट्रांसफर एंड एंट्रोपी जनरेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। एंट्रोपी ट्रांसफर यहां पर हम लोग देखने वाले हैं। एंट्रोपी ट्रांसफर नाम से ये लग रहा है कि एंट्रोपी का सिस्टम बाउंड्री के अक्रॉस ट्रांसफर, लेकिन यहां मैं क्लियर करना चाहूंगा आपको एक चीज, दैट एंट्रोपी इज नॉट एट ऑल अ ट्रांजिट फिनोमिना। ये सिस्टम के अक्रॉस ट्रांसफर होने वाला कोई फिनोमिना नहीं है, कोई पाथ फंक्शन नहीं है, इट इज अ पॉइंट फंक्शन। तो जब ये पॉइंट फंक्शन है, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम है, तो हम एंट्रोपी ट्रांसफर क्यों बोल रहे हैं, किस रिगार्ड में इस चीज को हम बोल रहे हैं उसको समझते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर कोई सिस्टम की बात करूं, किसी भी तरह की एक सिस्टम की बात करूं, दिस इज द सिस्टम बाउंड्री, सिस्टम बाउंड्री। ठीक है, तो यहां पर सिस्टम बाउंड्री के अक्रॉस हम लोग दो चीजों का ट्रांसफर देखते हैं मेजरली। ठीक है, एक तो होता है मास ट्रांसफर एंड सेकंड होता है एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, सिस्टम बाउंड्री के क्रॉस ये दो चीजें हम लोगों ने अब तक देखी हैं। ऐसा सिस्टम जिसमें मास ट्रांसफर एज वेल एज एनर्जी ट्रांसफर होगा उसको बोलता हूं मैं ओपन सिस्टम। जिसमें मास ट्रांसफर नहीं होगा, बस एनर्जी ट्रांसफर होगा, उसको मैं बोलता हूं क्लोज सिस्टम। ठीक है, अब एनर्जी ट्रांसफर जो है वो दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, वन इज हीट ट्रांसफर एंड सेकेंड इज वर्क ट्रांसफर। ठीक है, तो यहां पर एंट्रोपी ट्रांसफर कैसे होता है, देखिए एंट्रोपी क्या बताता है, सिस्टम में डिसऑर्डर बताता है। ठीक है, और हम लोगों ने प्रीवियसली जब एंट्रोपी पढ़ा है तो हमने देखा है कि एंट्रोपी जो है वो हीट ट्रांसफर से रिलेट करता है। जो भी उसके फॉर्मूले हम लोगों ने देखे हैं, लेट अस राइट फॉर एन infinitesimally small process ds is greater than or equal to dq by t, we have seen that। ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने देखा हुआ है, दिस इज एंट्रोपी प्रिंसिपल। यहां से हम देख सकते हैं जो एंट्रोपी है दैट डिपेंड्स ऑन दी हीट ट्रांसफर Q। ओके, सो हीट ट्रांसफर पे तो डिपेंड करता है, यानी कि अगर किसी सिस्टम में आप हीट ऐड कर देते हो तो बेसिकली क्या होता है, हीट ऐड करने से यानी कि एनर्जी ऐड करने से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जिसके रिजल्ट में उनका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, देन जब लोग इस पे हम लोग हीट ऐड कर दिए, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, तो जो रैंडमनेस है सिस्टम, जो डिसऑर्डर है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और जब हम लोग इसके अगेंस्ट अगर हम लोग क्या करें, हीट विड्रॉ कर ले सिस्टम से, तो हीट विड्रॉ करने पर जो सिस्टम है वो कूल हो जाता है, जो मॉलिक्यूल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होती है और रैंडमनेस घटती है। ठीक है, सो दिस इज द एंट्रोपी चेंज बाय वर्च्यू ऑफ हीट ट्रांसफर। अब आप एक ऐसा सिस्टम एज्यूम करो, ठीक है, जिसमें आप लोग मास ट्रांसफर भी कर रहे हो या फिर मास ट्रांसफर ही कर रहे हो। ये सोच लीजिए, आप एक ग्लास लीजिए, ग्लास में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वाटर है। ठीक है, mkg ऑफ वाटर, एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर एक मैं ग्लास ले लेता हूं। ठीक है, इस ग्लास में mkg ऑफ वाटर है, mkg ऑफ वाटर एट T केल्विन या T1 केल्विन पे mkg ऑफ वाटर यहां पर मौजूद है। अब आप इस पे क्या करते हो, इसमें कोई आप दूसरा m1 kg ऑफ वाटर एट T2 डिग्री सेल्सियस आप यहां पर ऐड कर देते हो। ठीक है, तो क्या है देखिए, अब ये जो सब्सटेंस है इसका T2 टेम्परेचर है, इसका कोई प्रेशर है पर्टिकुलर, इसका भी प्रेशर है आपका, दोनों अभी मैं कह सकता हूं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही है। तो दोनों का आप देख सकते हो एक डिफरेंट स्टेट है,
जो ये वाला सब्सटेंस है जिसमें m1 kg ऑफ वाटर है उसका अलग एक पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक स्टेट है, और जो प्रीवियसली आपके पास m kg ऑफ वाटर है जो कि T1 केल्विन पर है उसका एक अपना थर्मोडायनेमिक स्टेट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों डिफरेंट थर्मोडायनेमिक स्टेट पर हैं, और क्योंकि जो एंट्रोपी है दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम एंड इट हैज अ फाइनाइट और अ सर्टेन वैल्यू फॉर अ गिवन स्टेट। तो इस स्टेट पे लेट अस से एंट्रोपी S1 है और इस स्टेट पे एंट्रोपी जो है वो S2 है, यानी कि T1 केल्विन के करस्पॉन्डिंग एंट्रोपी S1 है एट प्रेशर P एंड T2 केल्विन के करस्पॉन्डिंग जो एंट्रोपी है दैट इज S2 एट प्रेशर P। नाउ क्या हुआ, जब आप इस वाटर को इसमें मिक्स कर देते हो, इसमें ऐड कर देते हो, तो सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ जाती है। ये एंट्रोपी क्यों बढ़ती है, ये कह सकता हूं कि इसका जो एंट्रोपी था इस सिस्टम का एंट्रोपी, जब मैं पूरा इसमें इसको पोर कर दूंगा सो दैट एंट्रोपी विल बी गिवन टू अवर m kg ऑफ वाटर। तो यहां से हमने देखा कि मास ऐड करने पर भी एंट्रोपी सिस्टम में ऐड होती है। सिमिलरली क्या होगा, अगर मैं इससे m kg ऑफ वाटर यहां से निकाल लूंगा तो यहां पर इसका जो एंट्रोपी है वो घट जाएगा। अगर यहां से मैं अभी ऐड किया m1 kg, अगर इसके रिवर्स अगर मैं m1 kg वाटर यहां से विथड्रॉ कर लूं, m1 kg वाटर यहां से मैं विथड्रॉ कर लूं, तो उस केस में यहां पर जो एंट्रोपी है S1 दैट विल रिड्यूस, S1 विल रिड्यूस। ठीक है, क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि याद रखना है आपको जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी आपकी बेसिकली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, याद रखना है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है दैट इज डिपेंडेंट ऑन मास, डिपेंडेंट ऑन मास। बट अगर मैं बात करता हूं स्पेसिफिक एंट्रोपी की, प्रीवियसली भी मैंने आपको एंट्रोपी के मॉड्यूल में चीज बताई है कि अगर स्पेसिफिक एंट्रोपी की बात करूं, स्पेसिफिक एंट्रोपी की बात करूं सो दैट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टी यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ठीक है, सो एंट्रोपी आप देख सकते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सो बीइंग एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अगर सिस्टम के मास को आप चेंज करते हो, फ्लक्चुएट करते हो, उसमें ऐड करते हो एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस या रिमूव करते हो, सो डेफिनेटली एंट्रोपी विल चेंज। सो व्हाट डज इट मीन बाय एंट्रोपी ट्रांसफर? द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ मास ट्रांसफर or heat transfer is known as entropy transfer. Okay, so we can write that the change in entropy of a system by virtue of mass and heat transfer is known as एंट्रोपी ट्रांसफर, एंट्रोपी ट्रांसफर। अब यहां पर आपको ये चीज याद रखनी है कि वर्क ट्रांसफर के कारण कोई भी एंट्रोपी चेंज कभी भी नहीं होता है यहां पर। ठीक है, देयर इज नो एंट्रोपी ट्रांसफर, देयर इज नो एंट्रोपी ट्रांसफर associated with work transfer, associated work transfer। बट वर्क ट्रांसफर होते समय ऐसा एक केस आएगा जब आपका एंट्रोपी ट्रांसफर होगा। वो कब होगा? जैसे कि वर्क हम ट्रांसफर करते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कि आप फैन को देखते हैं, घर में सभी के फैन होगा, तो फैन एक शाफ्ट पे माउंटेड होता है। ठीक है, वो शाफ्ट जब रोटेट हो रहा है तो किसी बेरिंग पे फिट है वो। अब वहां पर क्या होगा, बेरिंग का जो सरफेस होगा और शाफ्ट का सरफेस होगा, या जिसको आप स्पिंडल कह सकते हैं, उसका जो सरफेस होगा उस पर डेफिनेटली कोई ना कोई फ्रिक्शन होगा ना हो। या जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जिस मोटर को ऑपरेट कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, हमको शाफ्ट वर्क मिल रहा है वहां से हम लोग को। ठीक है, फैन को चलाने के लिए ना हो, ये जो शाफ्ट वर्क हमको मिल रहा है इस फैन को ऑपरेट करने के लिए, उस वर्क का कुछ हिस्सा इन फॉर्म ऑफ हीट ड्यू टू फ्रिक्शन लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि वर्क ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें एंट्रोपी जनरेट तो हो रही है। ठीक है, लेकिन कब? जब यहां पर फ्रिक्शन के कारण वर्क का लॉस हो इन फॉर्म ऑफ हीट। तो ये मैं कह सकता हूं कि वर्क ट्रांसफर करते समय एंट्रोपी ट्रांसफर देखने को मिलता है या एंट्रोपी वहां पर आती है, लेकिन वो एंट्रोपी वर्क के कारण नहीं आती, वो एंट्रोपी वर्क का जो हीट के फॉर्म में लॉस हो रहा है उस हीट के कारण आती है।
ठीक है। तो यहाँ पर कभी भी गलत एग्जांपल आपको सेट नहीं करना है। तो सिंपल आपको याद रखना है कि अगर मैं वर्क ट्रांसफर कर रहा हूँ, कोई प्रोसेस कर रहा हूँ, जैसे कि आप अपने दोनों हथेलियों को रगड़ रहे हो, तो आप ये जो वर्क कर रहे हो, इस वर्क के कारण आप देख सकते हो कि एंट्रोपी मिल रही है, बट दैट एंट्रोपी इज नॉट बिकॉज ऑफ दिस वर्क. This entropy which is being generated when you rub your hands together is because the heat being generated at the interface. आपके हाथ के पास जो हीट जनरेट हो रही है, उस हीट के कारण यहाँ पर आपको एंट्रोपी मिल रही है. ओके, तो वर्क के कारण, वर्क ट्रांसफर के कारण कभी भी एंट्रोपी नहीं मिलती. एंट्रोपी कब मिलती है हमको? एंट्रोपी मिलती है जब वहां पर हीट ट्रांसफर होने को मिलता है, या फिर मास ट्रांसफर हो रहा हो, या दोनों साथ में हो रहे हो. ठीक है, सो आइदर हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर हो, या दोनों एक साथ हो, वी विल सी the entropy transfer. That means the entropy of system will change. So this is about the entropy transfer. तो हमने देखा कि जो एंट्रोपी ट्रांसफर है, ठीक है, वो मास ट्रांसफर के कारण भी होता है, हीट ट्रांसफर के कारण भी होता है, और दोनों अगर एक साथ में हो रहे होंगे तब भी होगा. ठीक है, तो ऐसा सिस्टम जिसमें हीट ट्रांसफर बस हो उसे हम कहते हैं, यानी कि सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो, देयर विल बी नो मास ट्रांसफर, सच ए सिस्टम इज नोन एज क्लोज सिस्टम. ठीक है, सो क्लोज सिस्टम में जो एंट्रोपी ट्रांसफर होगा, यानी कि मोड ऑफ एंट्रोपी ट्रांसफर इज ड्यू टू, मोड ऑफ एंट्रोपी ट्रांसफर इज ड्यू टू हीट एक्सचेंज और हीट ट्रांसफर, यू कैन से. एंड सिमिलरली अगर मैं ओपन सिस्टम की बात करूं, तो ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम में मास एज वेल एज एनर्जी दोनों ट्रांजिट रहती, दोनों ट्रांसफर होती रहती सिस्टम बाउंड्री के अक्रॉस. सो यहां जो एंट्रोपी ट्रांसफर होगा, दैट विल बी ड्यू टू मास ट्रांसफर एंड हीट ट्रांसफर, बोथ टुगेदर will cause entropy transfer. ओके, तो मास ट्रांसफर एज वेल एज हीट ट्रांसफर दोनों मिलकर के ओपन सिस्टम में हमको जो है एंट्रोपी ट्रांसफर का फिनोमेना हमको देते हैं. ठीक है, यानी कि एंट्रोपी जो है ओपन सिस्टम की वो दोनों के कारण चेंज होती है, और क्लोज सिस्टम की सिर्फ हीट ट्रांसफर के कारण चेंज होती है. दैट इज एज सिंपल एज दैट. नाउ व्हाट इज एंट्रोपी जनरेशन? एंट्रोपी जनरेशन नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो एंट्रोपी है दैट इज बीइंग जनरेटेड. ओके, नाउ हमने देखा कि एंट्रोपी ट्रांसफर दो तरह से हो रही है, तो जनरेशन भी दोनों केसेस में आपको स्टडी करना पड़ेगा. ठीक है, एक होगा क्लोज सिस्टम के लिए, क्लोज सिस्टम एंड ओपन सिस्टम. सो वी विल स्टडी द एंट्रोपी जनरेशन फॉर क्लोज सिस्टम एंड ओपन सिस्टम. ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द क्लोज सिस्टम. ठीक है, तो मैं यहां पर एक क्लोज सिस्टम यहां पर एज्यूम कर लेता हूं. दिस इज अ क्लोज्ड सिस्टम. इसका एक फाइनाइट मास है, लेट अस से m kg मास है, और दिस इज योर सिस्टम बाउंड्री, दिस इज योर सिस्टम बाउंड्री. नाउ इसमें पर्टिकुलर कोई हीट ट्रांसफर हो रहा है, लेट अस से dq यहां पर हीट ट्रांसफर हो रहा है एट अ टेम्परेचर T. ओके, एट अ टेम्परेचर T यहाँ पर हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पर सिस्टम की एंट्रोपी जो है डेफिनेटली चेंज होगी. नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस आई कैन राइट ds इक्वल टू dSE प्लस dSI. अब इसको समझते हैं कि ये क्या कह रहा है. इसका मतलब ये है कि सिस्टम की जो एंट्रोपी चेंज होती है किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में फॉर अ क्लोज सिस्टम, दैट इज इक्वल टू द एंट्रोपी चेंज. दिस इज एंट्रोपी चेंज due to external heat transfer, and the second term is entropy change due to intermolecular friction, or you can say internal irreversibility. तो यहां से हमको ये समझ आ रहा है कि किसी क्लोज सिस्टम में जो हमको एंट्रोपी चेंज मिलता है फॉर अ पर्टिकुलर सिस्टम, दैट इज इक्वल टू द एंट्रोपी चेंज और द एंट्रोपी चेंज ड्यू टू एक्सटर्नल हीट ट्रांसफर प्लस द एंट्रोपी चेंज ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी. यानी कि बाहरी तौर पर जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि सिस्टम के अक्रॉस जो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है आपका, उसके कारण भी आपको हीट ट्रांसफर देखने को मिल रहा है, दैट इज हीट ट्रांसफर.
ठीक है, उसके कारण आपको एंट्रोपी चेंज देखने को मिल रहा है। देन सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उसके उस सब्सटेंस का जो कंटेंट है, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स के मोशन के कारण भी इंटरनल लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे कुछ इरिवर्सिबिलिटीज मौजूद है। मेजॉरिटी हम उसको इंटरमॉलिक्यूलर फ्रिक्शन की तरह देखते हैं, ठीक है, और कुछ कारण भी उसके हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी हम मान करके चलते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फ्रिक्शन इसका एक कारण है। और अगर n नंबर ऑफ रीजंस हैं यहाँ पर, तो उन n नंबर ऑफ रीजंस को हम लोग कलेक्टिवली इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये जो है, दिस इज एंट्रोपी चेंज ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी, एंड द एंट्रोपी चेंज ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी इन अ क्लोज सिस्टम इज नोन एज द एंट्रोपी जनरेशन। तो आप देख सकते हैं DSI, दैट इज रिटन एज DS gen, ठीक है, दिस इज DS gen, दैट इज एंट्रोपी जनरेशन। एंट्रोपी जनरेशन is the entropy change due to internal irreversibility, ठीक है, ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। तो सिंपल आपसे अगर कोई पूछे कि एंट्रोपी जनरेशन क्या है, सो दैट इज नथिंग बट द इंक्रीज इन एंट्रोपी और चेंज इन एंट्रोपी ड्यू टू द इंटरनल इरिवर्सिबिलिटीज, ठीक है। अब यहां पर मैं दो इरिवर्सिबल प्रोसेस को अगर बात करूं, दो प्रोसेस हैं, अगर एक प्रोसेस ज्यादा इरिवर्सिबल है दूसरे के कंपेयर में, इसका मतलब क्या होगा कि उस प्रोसेस में जो कि ज्यादा इरिवर्सिबल है उसमें एंट्रोपी जनरेशन ज्यादा होगा, ठीक है। जिसमें जितनी ज्यादा एंट्रोपी जनरेट होगी, जितनी ज्यादा मॉलिक्यूलर लेवल पर फ्रिक्शन होगा, उतना ज्यादा उसमें एंट्रोपी जनरेशन वहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर टीएस डायग्राम ले लेता हूं एक, और टीएस डायग्राम के हेल्प से हम छोटा सा एक कंक्लूजन विड्रॉ करेंगे। स्टेट नंबर 1, स्टेट नंबर 2 में यहां ले लेता हूं, ठीक है। स्टेट नंबर 1 से 2 जाने का एक पाथ है, दिस इज पाथ है, दिस इज एन इरिवर्सिबल पाथ, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो एन इरिवर्सिबल पाथ, दैट इज पाथ बी। बट आई विल से दैट इरिवर्सिबिलिटी, यानी कि जो इरिवर्सिबिलिटी है पाथ बी का, दैट इज ग्रेटर देन लेट अस से पाथ ए, ठीक है। ये केस यानी कि जो ये पाथ है इसमें ज्यादा लॉसेस हैं, ये ज्यादा इरिवर्सिबल है एज कंपेयर टू पाथ ए। तो उस केस में डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ जो एंट्रोपी जनरेशन है, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर लेवल पे जो रैंडमनेस है सिस्टम में, डिसऑर्डर है, वो ज्यादा है इन केस ऑफ पाथ बी, और यू कैन से प्रोसेस बी एज कंपेयर टू प्रोसेस ए। तो सिंपल यहां से समझ आ रहा है, कॉमन सा एक कंक्लूजन निकल रहा है कि जो एंट्रोपी जनरेशन है दैट डिपेंड्स ऑन पाथ, ठीक है। अगर आप दो पर्टिकुलर स्टेट के बीच में डिफरेंट पाथ से होकर के जा रहे हैं, तो हर एक पाथ के लिए जो एंट्रोपी जनरेशन है उसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, ठीक है। और एंट्रोपी जनरेशन कब मिलेगा, ये कभी भी किसी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए नहीं मिलेगा, ये मिलेगा हमेशा इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अब वो कैसे मिलेगा उसको समझते हैं, बट इससे पहले लिख लेते जो हमने यहां पर डिस्कस किया, दैट द एंट्रोपी जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एंट्रोपी जनरेशन, और यू कैन से एंट्रोपी प्रोडक्शन इज अ पाथ फंक्शन। ये पाथ फंक्शन है। अब देखिए पाथ फंक्शन है यानी कि ये क्या होगा, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा ये। अब क्योंकि ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो इसको मैं ds नहीं लिखूंगा, ये लिखना यहां पर होगा गलत, मैं इसको लिखूंगा लाइक दिस, ds gen, ठीक है। d को एक हॉरिजॉन्टल लाइन से कट करूंगा और इसको लिख सकता हूं del s gen। तो ये है रिप्रेजेंटेशन, करेक्ट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। और क्योंकि एस जेन यहाँ पर जो है आपका इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, दैट इज अ पाथ फंक्शन है, दैट्स उसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा। तो एक और चीज जहां पर हम लोग देख सकते हैं, दैट इज एंट्रोपी जनरेशन इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। एंट्रोपी जनरेशन इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। ये पाथ पे डिपेंड करता है, कि प्रोसेस पे डिपेंड करता है। डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए डिफरेंट होगी इसकी वैल्यू एंट्रोपी जनरेशन की, ठीक है। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है एंट्रोपी में और एंट्रोपी जनरेशन में, ठीक है। एंट्रोपी जनरेशन जो है वो पाथ फंक्शन है, और जो एंट्रोपी है दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। तो दोनों आपस में सेम बिल्कुल भी नहीं है। तो जो एंट्रोपी है दैट इज the summation of entropy change due to external heat transfer and entropy change due to internal irreversibility. So I can write ds equal to, यहाँ पर जो entropy change due to external heat transfer है that is nothing but dq by t plus
ds gen. So this is the relationship for the entropy. ठीक है, that is this terms is the entropy change due to external heat transfer. This is entropy change due to external heat transfer, and this is entropy generation. अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहां से हमको पता चलेंगे. अगर हम लोग एक ध्यान दें एक बार एंट्रोपी प्रिंसिपल पर, एंट्रोपी प्रिंसिपल. सो एंट्रोपी प्रिंसिपल में हमने देखा था फॉर एन इनफाइनाइटेसिमल प्रोसेस ds इज ग्रेटर देन और इक्वल टू dq बाई टी. दिस इज एंट्रोपी प्रिंसिपल. ठीक है, नाउ ds होता है dq बाई टी only for completely reversible process. So for a completely reversible process I can write ds equal to dq by t यहां पर होता है. ठीक है, नाउ इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1, जो प्रीवियस इक्वेशन है ये वाला, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं और इसको बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, नाउ इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करता हूं मैं. सो फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, दोनों को कंपेयर करेंगे. आप देखेंगे कि ds gen इज इक्वल टू 0. अगर ds gen एंट्रोपी जनरेशन आपको 0 मिल रही है, इन दैट केस दैट प्रोसेस इज कंसिडर्ड टू बी रिवर्सिबल प्रोसेस. ठीक है, और अगर फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस I know that ds is greater than dq by t होता है, and the value by which the change in entropy is greater than dq by t is nothing but the entropy generation. So ds will be equal to dq by t plus ds gen. So this equation means यहां पर जो प्रोसेस हो रहा है वो कैसा है, वो इरिवर्सिबल इन नेचर है. दैट्स वाई जो एंट्रोपी ऑफ जनरेशन है, ठीक है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0. तो दो तरह के प्रोसेस हैं, एक या तो रिवर्सिबल हो सकता है या तो इरिवर्सिबल हो सकता है. अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो एंट्रोपी जनरेशन की वैल्यू 0 होगी. अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो डेफिनेटली यहां पर कुछ ना कुछ एंट्रोपी जनरेट हो रही होगी. ठीक है, और जब एंट्रोपी जनरेट हो रही होगी तो डेफिनेटली एंट्रोपी जो होगी दैट इज एंट्रोपी जनरेशन ds gen दैट विल बी ग्रेटर देन 0. तो यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिलता है कि एंट्रोपी जनरेशन ds gen is always greater than or equal to 0. always greater than or equal to 0 होता है. पॉजिटिव वैल्यू होती है, कभी भी ये निगेटिव नहीं होता. ठीक है, मतलब इंटरमोलिकुलर लेवल पे अगर कुछ भी होगा तो कभी भी फ्रिक्शन होगा तो हीट जनरेट होगी, यानी कि हीट ऐड होगी सिस्टम के अंदर, रैंडमनेस बढ़ेगी. कभी भी अपने आप मॉलिक्यूलर लेवल पे जो सिस्टम है उसकी रैंडमनेस घट नहीं सकती. दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. ठीक है, इन नेचर ऐसा कुछ भी होना पॉसिबल नहीं है. दैट्स वाई हमेशा याद रखना है दैट एस जेन जो है यानी कि एंट्रोपी प्रोडक्शन या एंट्रोपी जनरेशन जो है या तो वो पॉजिटिव होता है या तो वो 0 होता है. बट ds gen लेस देन 0 यानी कि निगेटिव वैल्यू मिलना ये इम्पॉसिबल है, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता. सो दिस वाज अबाउट द एंट्रोपी जनरेशन. सिंपल हम लोग देख सकते हैं इसको कि किसी भी क्लोज सिस्टम में, ठीक है, इंटरमोलिकुलर लेवल पर इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी के कारण जो एंट्रोपी जनरेट हो रही है दैट इज नथिंग बट द एंट्रोपी जनरेशन. सो दिस वाज फॉर अ क्लोज सिस्टम. नाउ लेट अस स्टडी और डिस्कस द एंट्रोपी जनरेशन फॉर एन ओपन सिस्टम. तो ओपन सिस्टम में हमने देखा है जो एंट्रोपी ट्रांसफर होता है दैट इज बाय वर्च्यू ऑफ मास ट्रांसफर एज वेल एज द हीट ट्रांसफर. तो यहाँ पर मैंने एक ओपन सिस्टम कंसिडर कर लिया है जिसमें मास ट्रांसफर भी हो रहा है, आप देख सकते हैं, और हीट ट्रांसफर भी यहाँ पर हो रहा है. ठीक है, सो if there are n number of entry points, ठीक है, and n number of exit points, तो यहाँ पर देख सकते हैं हर एक पर्टिकुलर इनलेट के लिए मास फ्लो रेट जो है mi है. mi यानी i आपके इनलेट कंडीशन शो कर रहा है और यहाँ पर o जो है वो आउटलेट कंडीशन शो कर रहा है. अलग अलग इनलेट पॉइंट से अलग अलग मास इनलेट्स हो सकते हैं. ठीक है, सो मास बैलेंस हम जानते हैं ओपन सिस्टम के लिए. मास बैलेंस कहता है दैट इज समेशन ऑफ m डॉट i, that is summation of masses entering the system minus summation of
masses leaving the system is equal to the rate of mass accumulated inside the system. ठीक है, so this is mass या rate of mass entering the system. This is rate of mass leaving the system, and this is rate of accumulation of mass inside दी कंट्रोल वॉल्यूम. ठीक है, ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम के लिए हम जानते हैं कि हम कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच यहां पर यूज करते हैं. ठीक है, तो ओपन सिस्टम का जो दैट इज कंट्रोल वॉल्यूम, उसमें जो एक्यूमुलेशन ऑफ मास है, फिर रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ मास है, दैट इज dm by dt. नाउ यहां पर हीट ट्रांसफर जो रेट है दैट इज q डॉट. q डॉट इज रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर. ठीक है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर यहां पर q डॉट है. तो हमने देखा कि जो एंट्रोपी चेंज होता है इन एन ओपन सिस्टम दैट इज बाय वर्च्यू ऑफ मास ट्रांसफर एंड हीट ट्रांसफर. तो यहां से हम लिख सकते हैं कि अगर इनलेट कंडीशंस के लिए जो भी इनलेट कंडीशंस हैं उसके करस्पॉन्डिंग अगर SI जो है SI इक्वल टू स्पेसिफिक एंट्रोपी एट इनलेट एंड SO इज स्पेसिफिक एंट्रोपीज एट आउटलेट. ठीक है, अब यहां पर SI या SO का क्या मतलब है, देखिए आप इनलेट और आउटलेट कंडीशन से समझ पा रहे हैं, लेकिन SI मींस SI जो है एंट्रोपी है सारे इनलेट्स पे. ठीक है, अलग अलग यहां पर एंट्रोपीज की वैल्यू होगी अलग अलग इनलेट के लिए, दैट इज पॉसिबल. ओके, सो SI जो है वो कलेक्टिवली जो SI जो है यानी कि I सबस्क्रिप्ट अलग अलग इनलेट कंडीशंस पर जो एंट्रोपी है उसकी वैल्यू को बता रहा है. ठीक है, इसकी अलग अलग इनलेट्स पे अलग अलग वैल्यू होगी. सिमिलरली जो SO है दैट इज स्पेसिफिक एंट्रोपी एट आउटलेट, वो अलग अलग आउटलेट्स पर जो एंट्रोपी की वैल्यूज हैं उसको इंडिकेट करेगा. ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर आपको आउटलेट पॉइंट दिख रहे हैं सभी के लिए अलग अलग एंट्रोपीज की वैल्यू है और उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे SO से. वी डोंट नो येट कि यहाँ पर कितने आपके एग्जिट और इनलेट पॉइंट हैं. ठीक है, सो दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पर सिर्फ इसको SI और SO लिख रहे हैं. नाउ अगर SI और SO है स्पेसिफिक एंट्रोपी एट इनलेट एंड एग्जिट, सो आई कैन राइट दी एंट्रोपी ट्रांसफर ड्यू टू मास ट्रांसफर. ठीक है, एंट्रोपी ट्रांसफर होगा, क्यों होगा भाई, क्योंकि मास सिस्टम में ऐड हो रहा है, सिस्टम में मास ऐड हो रहा है mi. ठीक है, और उसकी एंट्रोपी जो है दैट इज SI. ठीक, तो मैंने बताया था ओपन सिस्टम में मास ट्रांसफर के कारण भी एंट्रोपी ट्रांसफर होता है, यानी कि एंट्रोपी चेंज होती है. सो दिस विल बी mi into SI. ये हो जाएगा आपको इनलेट दैट इज टोटल एंट्रोपी ट्रांसफर एट इनलेट. इनलेट पे कितनी एंट्रोपी आई माइनस एंट्रोपी ट्रांसफर एट आउटलेट दैट इज MI/SI माइनस समेशन ऑफ MO/SO. ये मिल गया आपको एग्जिट का. ठीक है, सो दिस इज द नेट चेंज इन एंट्रोपी ड्यू टू मास ट्रांसफर. दिस इज नेट चेंज इन एंट्रोपी ड्यू टू मास ट्रांसफर. ठीक है, और यू कैन से एंट्रोपी ट्रांसफर ड्यू टू मास ट्रांसफर. ठीक है, अब हीट जो है वो सिस्टम में यहां पर ऐड हो रही है, हम ऐसा लेके चल रहे हैं अभी. सो दी एंट्रोपी चेंज एसोसिएटेड विथ हीट ट्रांसफर दैट विल बी प्लस Q डॉट बाई T. T is the temperature at which heat is being added. T is the temperature of heat addition. ठीक है, T वो टेम्परेचर है जिसपे हीट सिस्टम में हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं. नाउ जैसे कि मैंने बताया है यहाँ पर सिस्टम अभी जो है मैं मान के चल रहा हूँ कि अनस्टडी कंडीशन में है. ये सब हम लोगों ने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के समय भी पढ़ा हुआ है. ठीक है, हमने देखा था अगर अनस्टडी कंडीशन होगी तो उस केस में सिस्टम बाउंड्री के अक्रॉस सम एक्यूमुलेशन ऑफ मास होगा, यानी कि जितना मास आएगा सिस्टम के अंदर उतना मास बाहर नहीं जाएगा, कुछ मास जो है सिस्टम बाउंड्री के अंदर ठहर जाएगा. सो इसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ मास. सो ये कब होता है, जब अनस्टडी कंडीशन होती है. ठीक है, सो अनस्टडी कंडीशन के लिए ये फिनोमेना यहाँ पर होता है. सो डेफिनेटली यहाँ क्या हो रहा होगा, मास यहाँ पर अक्रॉस दी सिस्टम बाउंड्री फ्लो हो रहा है जिसका नेट चेंज इन एंट्रोपी मिला ड्यू टू मास ट्रांसफर. दिस इज चेंज इन एंट्रोपी ड्यू टू हीट ट्रांसफर, और वी कैन से एंट्रोपी ट्रांसफर. This is entropy transfer associated with heat transfer. ठीक है, अब
कुछ ना कुछ यहाँ पर मास एक्यूमुलेट हो रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पर हीट भी एक्यूमुलेट हो रही, एनर्जी भी कुछ ना कुछ एक्यूमुलेट हो रही होगी. सो दैट्स व्हाई देयर विल बी सम एक्यूमुलेशन ऑफ एंट्रोपी. ठीक है, सो दिस इज द रेट ऑफ एंट्रोपी एक्यूमुलेशन. दिस इज रेट ऑफ एंट्रोपी एक्यूमुलेशन. ठीक है, अब अगर ये जो सिस्टम है, ये जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, अगर वो रिवर्सिबल होगा, ठीक है, सो इस कंडीशन में कोई भी एंट्रोपी यहाँ पर जनरेट नहीं होगी. आप पर देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के बीच एक इनइक्वालिटी लगी हुई है. ये इनइक्वालिटी दो कंडीशन बताएगी, एक बताएगी रिवर्सिबल का केस और एक बताएगी इरिवर्सिबल का केस यहाँ पर. ठीक है, सो दिस विल बी समेशन ऑफ एम आई इंटू एस आई माइनस समेशन ऑफ एम ओ इंटू एस ओ. ठीक है, प्लस प्लस Q बाई टी, Q डॉट बाई टी इज इक्वल टू ds बाई डी टाउ. सो ये कब मिलेगा? ये इक्वेशन वैलिड है हमारे लिए जब हमारा जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल हो रहा हो. ठीक है, सो दिस इज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस. ठीक है, नाउ फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा सो देयर विल बी एंट्रोपी जनरेशन इनसाइड द सिस्टम. ठीक है, सो एंड दैट विल बी अ नॉन जीरो वैल्यू. कुछ ना कुछ वहां पर एंट्रोपी जनरेट हो रही होगी और हम जानते हैं एंट्रोपी जनरेशन जीरो नहीं हो सकता. सो रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन इन केस ऑफ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस इन एन ओपन सिस्टम विल बी ग्रेटर देन जीरो. ठीक है, तो यहां पर अब इस इक्वेशन को अगर मैं किसी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिखना चाहूं तो लिखूंगा समेशन ऑफ m dot I s I minus summation of m dot O s O plus Q dot by T plus S dot gen is equal to ds by d tau. ओके, इस तरह से इसको मैं लिख सकता हूं. नाउ यहां से मैं रेट ऑफ जो एंट्रोपी जनरेशन है उसको फाइंड आउट करना चाहता हूं फॉर एन ओपन सिस्टम. तो बाकी टर्म्स को इस तरफ मैं ट्रांसफर कर दूंगा तो ये मिलेगा S dot gen is equal to ds by d tau minus Q dot by T plus summation of m dot O s O minus summation of m dot I s I. Okay, so this is the rate of entropy generation for an open system and which is a non-zero value for irreversible process, and S dot gen, that is rate of entropy generation, is equal to 0 for reversible process. ठीक है, सो दिस इज द टाइम रेट. और यहां पर जो रेट निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, एंट्रोपी चेंज का या मास का फ्लो, सभी का सभी जो है वो टाइम रेट है. टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग यहां पर उसको रेट फॉर्म में लिख रहे हैं. हम जानते हैं किसी क्लोज सिस्टम के लिए, फॉर अ क्लोज सिस्टम आई कैन राइट दी इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन एंट्रोपी ds इज इक्वल टू होता है dq बाई टी प्लस ds gen. यानी कि जो आपका एंट्रोपी चेंज आपको मिलेगा किसी भी क्लोज सिस्टम के लिए, दैट विल बी द एंट्रोपी चेंज ड्यू टू द हीट ट्रांसफर और द एक्सटर्नल हीट ट्रांसफर एंड द इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी. दोनों को जोड़ दोगे तो आपको एंट्रोपी चेंज यहाँ पर मिल जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक स्टेटमेंट के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा कहीं ना कहीं, दैट रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज ऑलवेज एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस. ठीक है, स्टेटमेंट है आपके पास, रिवर्सिबल adiabatic process is always an isentropic process. ठीक है, but an isentropic process need not to be रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक. इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रोसेस रिवर्सिबल और एडियाबैटिक है, मतलब उसमें जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो रिवर्सिबल है और जो सिस्टम है वो एडियाबैटिक है. ठीक है, जो भी वो सिस्टम प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है दैट इज रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक. इन दैट केस वो जो प्रोसेस है वो हमेशा आइसेंट्रोपिक होगा. आइसेंट्रोपिक होने का क्या मतलब होता है, यानी कि एंट्रोपी S इज कांस्टेंट. एंट्रोपी
इज कांस्टेंट, ठीक है। और यू कैन सी द चेंज इन एंट्रोपी ds विल बी इक्वल टू 0, दोनों का एक ही मतलब है, इसका मतलब होता है कि एंट्रोपी कांस्टेंट है, ठीक है। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हमेशा एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा। तो चलिए देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। तो हमने देखा ds इक्वल टू होता है dq बाई टी प्लस ds जेन, ठीक है। नाउ रिवर्सिबल प्लस सिस्टम कैसा है, एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक सिस्टम के लिए, किसी भी एडियाबैटिक सिस्टम के लिए जो हीट ट्रांसफर होगा dq दैट विल बी 0, ओके, दैट विल बी 0। और अगर वो प्रोसेस रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम जानते हैं जो एंट्रोपी जनरेशन होता है ds gen दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर कोई पर्टिकुलर प्रोसेस रिवर्सिबल साथ ही साथ में एडियाबैटिक हो जाए तो ये वाला टर्म, क्योंकि dq 0 हो गया तो ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा और एंट्रोपी जनरेशन 0 होगी क्योंकि प्रोसेस रिवर्सिबल है, दैट्स व्हाई ds विल बी इक्वल 0 और आई कैन राइट s इक्वल टू कांस्टेंट for a reversible adiabatic process। तो यहां से ये चीज तो समझ आ गई कि एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हमेशा आइसेंट्रोपिक होता है। सो आई कैन से रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज ऑलवेज आइसेंट्रोपिक, ठीक है। बट इसका रिवर्स यानी कि क्या ऐसा जरूरी है कि अगर मैं किसी प्रोसेस को आइसेंट्रोपिक बोल रहा हूं तो वो हमेशा रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक हो? तो चेक कर लेते हैं इसको। हमने देखा है अभी फिर से दैट ds इक्वल टू होता है dq बाई टी प्लस ds जेन, ठीक है, ये होता है। तो अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल हो जाए, इरिवर्सिबल प्लस नॉन एडियाबैटिक हो जाए तो उस केस में क्या होगा, इरिवर्सिबल है यानी कि ds gen इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। नॉन एडियाबैटिक है यानी कि dq इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, ठीक। तो यहां पर हमको ds की जो वैल्यू है वो हमको यहाँ नॉन जीरो अपने को अभी फिलहाल के लिए दिख रही है। तो ऐसा लग रहा है कि इरिवर्सिबल और नॉन एडियाबैटिक अगर कोई प्रोसेस है सो इट इज नॉट पॉसिबल कि हमको आइसेंट्रोपिक प्रोसेस मिले, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट जो ds gen जो है दैट विल बी इक्वल टू माइनस dq बाई टी, यानी कि मैग्नीट्यूड दोनों का कुछ इस तरह से हो जाए। जैसे कि हम जानते हैं एंट्रोपी जनरेशन जो दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो लेट अस टेक अ पॉजिटिव वैल्यू 10 किलो जूल पर केल्विन, यहाँ से ये वैल्यू मिल रही है, ठीक है। और यहाँ से मिल जाए माइनस 10 किलो जूल पर केल्विन, ठीक है, इस फ्रैक्शन की वैल्यू माइनस 10 किलो जूल पर केल्विन हो जाए तो उस कंडीशन में अगर इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आप देखोगे आपको एंट्रोपी चेंज मिलेगा माइनस 10 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 0। सो आई कैन say that ds equal to 0, hence s equal to constant, entropy is constant। तो यहां से हमको समझ आ रहा है कि irreversible नॉन एडियाबैटिक होते हुए भी एक प्रोसेस जो है वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। सो एन irreversible नॉन एडियाबैटिक प्रोसेस कैन बी आइसेंट्रोपिक, ठीक है। बट इफ अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज एडियाबैटिक देन इट मस्ट बी एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है। तो हमको ये चीज समझ आ रहा है सिंपल के रिवर्सिबल एडियाबैटिक है इसका मतलब डेफिनेटली वो आइसेंट्रोपिक होगा, लेकिन अगर मैं उसको आइसेंट्रोपिक बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा रिवर्सिबल और एडियाबैटिक ही होगा। तो एक हल्का सा पजल्ड स्टेटमेंट है। सो आई थिंक आपको जो मैंने अभी आपको समझाया है उससे आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक का मतलब हमेशा आइसेंट्रोपिक होता है, ठीक है। दिमाग में इसको क्लियरली रख लीजिए कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक अगर कभी भी कहीं भी किसी प्रोसेस को आप बोलते हो सो दिस मस्ट बी एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। लेकिन अगर आप आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हो तो इसकी दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो सकती है और दूसरी पॉसिबिलिटी कि वो इरिवर्सिबल एंड नॉन एडियाबैटिक भी हो सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। तो आई होप आपको सारे जितने डाउट्स थे एंट्रोपी जनरेशन के रिगार्डिंग जो है ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम में जो एंट्रोपी जनरेशन होता है उसके रिगार्डिंग एंट्रोपी ट्रांसफर का जो आपका कंसेप्ट है वो आपको इस वीडियो से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मीन टाइम में जो आपके डाउट्स हैं वो रिजॉल्व कर दिए जाए। अगर आप हमारा ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नीचे वाले बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मेरे और मेरे गेट अकेडमी प्लस टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू।